तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि किसने नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है। तो आंसर होगा थॉमस विजियन ने। वैसे तो ये केरल से बिलोंग करते हैं थॉमस विजियन, जो अब कनाडा में जाकर के बस गए हैं, और इन्होंने एक पेड़ से चिपके एक औरंगुटान की तस्वीर के लिए साल 2021 नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड जीता है। और इनकी इस तस्वीर का जो टाइटल है वो है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, और इसमें इन्हें 1500 पाउंड यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। बाकी देखो, ऐश्वर्या श्रीधर की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। और अगर बात करें ये 2021 का सम्मान किसको मिला था, ये मिला था रॉबर्ट इरविन को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और बुश फायर के लिए, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लग गई थी उसकी जो तस्वीर थी उसके लिए इनको ये 2021 का सम्मान मिला था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। बाकी डेविड डायोप बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया इन्हें इनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। ये फ्रांस के हैं। बाकी डॉक्टर डी नागेश्वर रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। कुछ और नाम मैंने आपको बताए थे, जैसे कि आपको याद होना चाहिए नुक्लू फॉर्म का नाम, व्हिटली अवार्ड 2021 इन्होंने जीता अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए। ये नागालैंड के हैं और पहले भारतीय हैं ये पुरस्कार जीतने वाले। और ये जो व्हिटली पुरस्कार है इसे हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। ये नाम मैं आपको हर बार बताता हूं क्योंकि ये नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बताऊंगा ताकि आपको ये नाम याद हो जाए। जैसे कि डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन का नाम अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। और जैन गुडॉल का नाम टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। बताइए अभी किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण में, या कह दीजिए पर्यावरण की श्रेणी में, कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो आंसर होगा वाटर ब्यूरियल को। तो अभी अरुणाचल प्रदेश की है ये वाटर ब्यूरियल, और इसको 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसके निर्माता और निर्देशक हैं शांतनु सेन। और ये जो वाटर ब्यूरिल है ये मोनपा बोली में है। और ये जो मूवी है ये लोकप्रिय असमिया उपन्यास सबा कोटा मनूह से प्रेरित है, जो कि येशे दोरजी थोंगची ने लिखी है। बाकी देखो थप्पड़, ये नाम आपने सुना होगा, थप्पड़ मूवी 66 जो फिल्म फेयर अवार्ड से उसमें बेस्ट फिल्म रही थी ये। और इसकी जो एक्ट्रेस हैं तापसी पन्नू, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था इसके लिए। बाकी पुगलिया ये मराठी फिल्म है जिसे अभी मॉस्को में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फॉरेन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। अभी याद होगा 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म रही थी छिछोरे। बेस्ट एक्टर थे मनोज बाजपेयी और धनुष, और बेस्ट एक्ट्रेस थी कौन, कंगना रनौत। वैसे अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला था, रजनीकांत को मिला था। एक हैप्पी बर्थडे नाम की मूवी भी याद रखना। अभी न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला था इसे, और इसी के लिए अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो आंसर होगा असम की सरकार ने। तो समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को हर साल असम की सरकार अब भारत रत्न की तर्ज पर तो असोम रत्न देगी। और साथ में ये भी याद रखना, यह असोम रत्न हर साल एक व्यक्ति को दिया जाएगा जिसमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। और इसी तरह से पद्म विभूषण की तर्ज पर असोम विभूषण दिया जाएगा, ये 3 लोगों को दिया जाएगा और इसमें 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। उसी तरह से पद्म भूषण की तर्ज पर असोम भूषण दिया जाएगा 5 लोगों को, इसमें 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और पद्म श्री की तर्ज पर असोम श्री दिया जाएगा 10 लोगों को, जिसमें 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा बताओ, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में। और याद होगा 1954 में ही पहली बार भारत रत्न भी मिला था। कितने जनों को मिला था पहली बार? 3 जनों को। कौन कौन थे वो? सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी। अच्छा लास्ट टाइम का बताओ। अब तो 2019 में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को ही दिया गया था। प्रणब मुखर्जी थे, नानाजी देशमुख थे और भूपेन हजारिका। अच्छा अगर 2021 में बात करें तो आप बताओ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उनको। और इसी तरह से 2020 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण मिला था? तो आंसर होगा मॉरिशस के। क्या नाम था उनका? अनिरुद्ध जगन्नाथ था, और इनका भी निधन भी हो गया। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना आप। वैसे इस साल
पद्म भूषण याद रखना 10 लोगों को दिया गया, पद्म विभूषण तो 7 को मिला था और पद्म श्री 102 को, जिसमें से एक आध नाम में अगर आपको बताऊं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, जैसे कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स किसे कहा जाता है, जिन्हें अभी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम याद होना चाहिए आपको, नरिंदर सिंह कृपाणी। तो इनका नाम पूछा जा सकता है आपसे कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कौन है। उसके अलावा मौलाना बहीउद्दीन का नाम याद रखना, अभी निधन हो गया वैसे इनका, इन्हें भी पद्म विभूषण मिला था। और एसपी बाला सुब्रमण्यम का नाम याद रखो, संगीतकार थे ये, इन्हें भी पद्म विभूषण मिला था। देखो असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है कौन, नए बन गए हिमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सत्रिया है। अभी पुटोला नाच यहाँ पे शुरू हुआ था असम में ही, कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इसको स्टार्ट किया था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे पेन पिंटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा टिस्सी डेंगारेम्गा को। ये जिम्बाब्वे की लेखिका है, इनका नाम है टिस्सी डेंगारेम्गा, जिन्हें पिछले साल भ्रष्टाचार के विरोध में जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है हरारे, वहां से गिरफ्तार किया गया था। और अभी उन्हें उनकी बुक है एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रुथ इवन एमिट्स टाइम ऑफ अनहीवल के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड पिंटर की याद में की गई थी, और हर साल लेखकों या फिर कवियों को ये सम्मान दिया जाता है। बाकी थॉमस विजयन नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला इन्हें। डेविड डायोप अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता अपने उपन्यास, अपने नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। बाकी नुक्लू फॉर्म विटली अवार्ड 2021 इन्होंने जीता अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए, ये नागालैंड से हैं और पहले भारतीय हैं ये पुरस्कार जीतने वाले, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। एक और नाम याद रखना, रुमाना सिन्हा सहगल का नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता था। और मारिया रेसो का नाम भी आप याद रख सकते हो, फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं ये, और अभी यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। बताइए हाल ही में किसने ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 को जीता, तो आंसर होगा डॉक्टर चारू खोसला ने। तो पंजाब के चितकारा यूनिवर्सिटी की सहायक डीन है ये डॉक्टर चारू खोसला, जिन्होंने फिक्की के द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 को जीत लिया है। तो ऊर्जा प्रबंधन में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। बाकी नुक्लू फॉर्म, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, हर बार मैं आपको बताता हूँ ये, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये प्रश्न देख लेना। और इन्हें मिला है विटली अवार्ड 2021, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, नागालैंड के हैं। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिला इन्हें सम्मान। बाकी डॉक्टर पैट्रिक अमोत WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने, केन्या से हैं ये। और रणजीत सिंह डिसाले ये महाराष्ट्र से हैं, 2020 में ग्लोबल टीचर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे ये। और अभी एक बार फिर से इनका नाम न्यूज में रहा, क्योंकि विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार इनको बनाया गया। फिर बताइए हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा RS सोडी को। तो अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक हैं RS सोडी, जिनको बढ़ी हुई उत्पादकता और कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान ने उन्हें एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। और 20 सालों के बाद ये पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं, RS सोडी इनका नाम है। और ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जिन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और आपको बता दूं, अभी हमने पढ़ा भी था कि इन्हें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुना गया था। अच्छा, डेविड डायोप का नाम, अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता, तो इनका नाम आपको याद होगा, ये फ्रांस के हैं। इन्होंने अपने नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये पुरस्कार जीता। थॉमस विजयन नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता इन्होंने। और रॉबर्ट एरविन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 मिला इन्हें, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और बुश फायर जो इन्होंने तस्वीर ली थी उसके लिए इनको ये सम्मान मिला था। फिर बताइए हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार ने 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है, तो आंसर होगा मेघा राजगोपालन। तो भारतीय मूल की पत्रकार हैं ये मेघा राजगोपालन, जिनको 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अब की बार ये 105वां पुलित्जर पुरस्कार है, जो कि 22 श्रेणियों में दिया जाता है। और मेघा राजगोपालन को किस श्रेणी में, किस कैटेगरी में यह अवार्ड मिला,
तो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ना, ये दुनिया में पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार इसे माना जाता है। इसे यूएसए के द्वारा दिया जाता है और मेघा ने अपने रिपोर्ट्स के जरिए चीन के डिटेंशन कैंपों की सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके बताया था कि चाइना ने कैसे लाखों की संख्या में उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा हुआ है और उसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। इनके अलावा एक और भारतीय मूल के पत्रकार हैं जिन्हें मिला ये पुलित्जर पुरस्कार, जिनका नाम है नील बेदी। उन्हें स्थानीय रिपोर्टिंग कैटेगरी में यह अवार्ड मिला। बाकी रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 जीता इन्होंने। नुक्लू फॉर्म, फिर आ गए नुक्लू फॉर्म, व्हीटली अवार्ड 2021 इन्होंने जीता। रट लो ये अब आप, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। नागालैंड के हैं ये, अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए इनको मिला सम्मान। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किससे है? संगीत के क्षेत्र में वो दिया जाता है। और एवेल पुरस्कार का संबंध गणित से है। गणित का नोबेल पुरस्कार उसे कहा जाता है। फिर बताइए, हाल ही में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा तिलोत्तमा सोम। तो भारतीय अभिनेत्री हैं ये तिलोत्तमा सोम, जिन्होंने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इनकी फिल्म है राहगीर द वेफेयर्स, उसमें अपनी भूमिका के लिए ये पुरस्कार जीता। ये फिल्म झारखंड के परिवेश पर आधारित है और इस फिल्म के निर्देशक हैं गौतम घोष। ये यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल, ये इसका 23वां संस्करण था और ये जो गौतम घोष है ना, उन्होंने इस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है इस फिल्म के लिए। बाकी आपको याद होगा 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की हमने बात की थी, जिसमें छिछोरे मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था और मनोज बाजपेयी और धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। और अभी 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे मिला? रजनीकांत को। और 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स में बात करेंगे तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था थप्पड़ को। बताइए ऑस्कर 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? यह आप बताओ। फिर बताइए 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा पटियाला में। तो ये नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है और ये इसका 60वां एडिशन है, जो कहां पे होगा? पटियाला पंजाब में होगा 25 से 29 जुलाई तक। और अगर कोई टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करना चाहता है तो ये उसके पास आखिरी मौका है, आखिरी विकल्प है। अच्छा, अब चलो मुझे बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इस साल होंगे आपके, जो इसका चौथा संस्करण होगा, कहां पे होगा? हरियाणा के पंचकुला में होगा, ये नवंबर में। इससे पहले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, पहला संस्करण 2018 में दिल्ली में हुआ था, दूसरा संस्करण पुणे में हुआ, तीसरा वाला गुवाहाटी में, अब चौथा होगा पंचकुला में। बाकी अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये इस साल कहां पे होंगे? ये कर्नाटक में होंगे। पिछले साल ये उड़ीसा में हुए थे, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और अभी आपको याद होगा एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 जो पहले दिल्ली में होने वाला था, लेकिन बाद में ये दुबई में हुआ और उसमें भारत ने 15 मेडल जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड थे और इसी के साथ भारत तीसरे स्थान पे रहा था। फर्स्ट नंबर पे उज्बेकिस्तान था 18 मेडल के साथ। तो याद रखना 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये होगी पटियाला में। एथलेटिक्स से एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, स्टैटिक प्रश्न, कि वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मोनाको में है, जिसके प्रेसिडेंट हैं सेबेस्टियन कोई। और मैंने आपको अभी कहा अगर कोई टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करना चाहता है तो ये उसके पास आखिरी विकल्प है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, यहीं से कुछ क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं, जैसे कि फवाद मिर्जा का नाम, ये अभी पहले भारतीय घुड़सवार थे टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले। उसके अलावा नेत्रा कुमानन का नाम भी आप ध्यान रख सकते हो, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली नाविका हैं ये। भवानी सिंह ये टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तलवारबाज हैं। और विनेश फोगाट ये टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली पहलवान बनी है। तो ये नाम भी आप ध्यान रखो भैया। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया? तो आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। ये मैक्सिकन ड्राइवर हैं, यानी कि मैक्सिको से हैं और किस कार कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? तो रेडबुल के ये ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ही अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया। वैसे इस साल देखो ये 6वीं फार्मूला 1 रेस है। इससे पहले 5 कौन कौन सी हो चुकी है मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले इस साल हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीता, वो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं।
फिर उसके बाद एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जो कि मैक्स वर्स्टपन ने जीती, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। तीसरी पोर्टुगल ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जो लुइस हैमिल्टन ने जीती। चौथी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जो कि लुइस हैमिल्टन ने ही जीती। और फिर पांचवी हुई थी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो कि मैक्स वर्स्टपन ने जीती। और अब ये छठी हुई है इस साल की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो कि सर्जियो पेरेज ने जीती, ये भी रेड बुल के ड्राइवर है। बताइए 2024 में FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप पुरुष और महिलाओं का दोनों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा ओमान। तो ओमान जनवरी 2024 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप पुरुषों और महिलाओं की मेजबानी करेगा। ये मैच ओमान की जो राजधानी है मस्कट वहां पे होंगे। और आपको बता दूं ये एक नया टूर्नामेंट है जिसके पहले टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है ओमान। ओमान की कैपिटल मस्कट हो गई, करेंसी है ओमानी रियाल। देखो ओमान से 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको बताऊं। अभी 2019 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन अल सैद को चुना गया था, जबकि 2020 के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। और आपको याद होगा बंगाल की खाड़ी में जो 2021 का दूसरा चक्रवात आया था उसका नाम था यास, इसका नाम ओमान ने रखा था। और 2021 का पहला जो आया था उसका नाम तोकाते था जो अरब सागर में आया था, उसका नाम तोकाते म्यांमार ने रखा था, ये भी ध्यान रख लो। अच्छा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करेंगे ना तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लॉजेन स्विट्जरलैंड में। इसके CEO थियरी वेल हैं और अभी प्रेसिडेंट फिर से चुने गए नरेंद्र बत्रा, जबकि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष को ने ज्ञानेंद्रो निगुम्बा जो कि मणिपुर से हैं। तो इसमें आपको अंतर ध्यान रखना है, गड़बड़ मत कर देना। अभी FIH वर्ल्ड रैंकिंग भी आई है, उसमें अगर पुरुषों में बात करेंगे भारतीय पुरुष टीम ये चौथे स्थान पे रही, टॉप पे बेल्जियम की टीम है। महिलाओं में बात करेंगे तो भारतीय महिला टीम ये 9वें स्थान पे रही, टॉप पे नीदरलैंड रही। अभी वैसे आपको याद होगा इंडियन हॉकी टीम को अभी एटियन ग्लिच अवार्ड भी दिया गया था। और अभी पंजाब में जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया। इस स्टेडियम से आपको याद होगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये उड़ीसा में होंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। एक नाम आपको याद रखना है रानी रामपाल का। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था और ये सम्मान पाने वाली ये पहली हॉकी प्लेयर हैं, इसीलिए इनका नाम याद रखना है। एक VK पांडियन का नाम भी याद रखो, अभी FIH प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था इनको। तो इतनी सारी जानकारी मैंने आपको एक साथ इस क्वेश्चन में दे दी है। और कई बार जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है हॉकी का, हर बार लिंक करके मैं सारी पॉइंट्स आपको रिवाइज कराता हूं, बशर्ते डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर आप हमारा देखते होंगे। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप समझ लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारे वीडियोस को रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो प्लीज वीडियोस को आप शेयर जरूर करा करें। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम पे जो भी आप यूज करते हो, उन्हें आप इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर करा करें। ज्यादा कुछ नहीं, इतना कर सकते हैं। आपके ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और इसी तरह से इंपॉर्टेंट आपके लिए मटेरियल इकट्ठा करने में, मेहनत करने में हमें भी मजा आएगा। जब मेहनत करने में मजा आ जाए ना तब है असली मजा। तो और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने महिलाओं की 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर दौड़ का नया रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा सिफान हसन ने। सिफान हसन ये नीदरलैंड के 28 साल की धाविका हैं जिन्होंने अभी महिलाओं की 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मात्र 29 मिनट और 6 सेकंड का समय लेकर के दौड़ पूरी की और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने इथोपिया के अलमाज अयान का रिकॉर्ड तोड़ा है। हिमा दास आप जानते हो, ये असम की हैं जिन्हें डींग एक्सप्रेस बोलते हैं, असम की धाविका हैं ये। अभी असम सरकार ने इन्हें DYSP पद पर भी नियुक्त किया था। और दूती चंद ये उड़ीसा की धाविका है। और आपको याद होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हें ही वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया था। देखो सिफान हसन ये नीदरलैंड से, एक तो ये याद रखना है। और नीदरलैंड से एक नाम आपको याद होगा मारिके लुकास रिजने वर्ल्ड का, जिन्हें 2020 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था उनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। तो चलो कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करके बताओ 2021 का ये जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला और उनके उपन्यास का नाम क्या है और वो किस देश के हैं, फटाफट टाइप करके बताओ। वैसे आपको याद होगा उत्तराखंड में नीदरलैंड के सहयोग से ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है। और हैग नीदरलैंड में आपको मिलेगा इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर।
फिर बताइए हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने गोल करने में लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो आंसर होगा सुनील छेत्री ने। तो भारतीय फुटबॉलर हैं ये सुनील छेत्री, और अभी इन्होंने 74 इंटरनेशनल गोल करके लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लियोनेल मेसी के इंटरनेशनली 72 गोल है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कितने? 103 हैं। और याद रखना, इसी के साथ सुनील छेत्री सर्वाधिक गोल करने वालों की सूची में 11वें स्थान पे आ गए। वैसे फुटबॉल से आपको याद होगा, अभी बाईचिंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है नामची सिक्किम में। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ पे होंगे? कतर दोहा में होंगे। एग्जाम में कई बार यहाँ से एक ट्रॉफी पूछी जाती है, संतोष ट्रॉफी। इसका संबंध किस खेल से है? तो याद रखना ये आप फुटबॉल से है। बताइए हाल ही में किसने यूएस महिला ओपन का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा यूका सासो ने। ये फिलीपींस की गोल्फ प्लेयर हैं यूका सासो, और अभी इन्होंने ही जापानी प्लेयर है नासा हातो को उनको हरा करके यूएस महिला ओपन खिताब जीत लिया है। और इस तरह से ये पहली फिलीपींस की प्लेयर बनी है और दूसरी खिलाड़ी बनी है एलपीजीए टूर टाइटल जीतने वाली। एलपीजीए मतलब लेडीज प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन। बाकी फिल मिकेल्सन ये 50 साल के अमेरिकी गोल्फर हैं और अभी 2021 पीजीए चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने थे ये। फिर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया भैया कि किसने फ्रेंच ओपन 2021 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता? तो आंसर होगा बारबरा क्राजिकोवा। एक तो ये नाम याद रख लो और ये याद रख लो ये किस देश की प्लेयर है? ये चेक रिपब्लिक की हैं। हो सकता है प्रश्न ऐसे आ जाए सिंपल बनके कि बारबरा क्राजिकोवा का नाम दे दे और पूछे इनका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस। ये भी याद रखना। कई बार क्या होता है, जिस प्रश्न को हम सिंपल समझ के छोड़ देते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। और बात करेंगे बारबरा क्राजिकोवा ने फाइनल में किसको हराया? तो रशिया के अनास्तासिया को हराया है। बाकी एरिना सबालेंका ये बेलारूस की प्लेयर है, अभी मैड्रिड ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता। अच्छा चलो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ फ्रेंच ओपन 2021 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर अभी आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो। और किस देश के प्लेयर हैं ये भी बताओ। और अगर आपको ये याद है तो ये भी बताओ फिर उन्होंने किसको हराया। देखते हैं किस किस को तीनों प्रश्न याद है। बाकी नाओमी ओसाका अभी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार इनको मिला था। जापान की प्लेयर है और इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। मेन सिंगल का टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच ने जीता था, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। एश्ले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है। देखो टेनिस से आपको याद रखने 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन जिसको रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, विंबलडन ओपन होता है और एक यूएस ओपन होता है। एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो बड़ा सिंपल है, पहला और आखिरी वाला। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन आपका ग्रास कोर्ट पे होता है। किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? राफेल नडाल को। और लास्ट ईयर कौन सा ओपन नहीं हुआ था, कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ था? विंबलडन ओपन नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना। अच्छा फिर बताइए किसने फ्रेंच ओपन 2021 में मेन सिंगल का टाइटल जीता? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। चेक कीजिए आपने यही आंसर किया क्या। और ये किस देश के प्लेयर हैं? तो सर्बिया के ये प्लेयर हैं। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया? स्टेफानोस सित्सिपास को हराया है। याद रखना ये नोवाक जोकोविच के करियर का दूसरा फ्रेंच ओपन टाइटल है और इसके साथ ही इन्होंने टोटल 19 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं, जिसमें से 9 तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, 2 फ्रेंच ओपन हो गए, 5 विंबलडन ओपन है इनके नाम और 3 यूएस ओपन टाइटल है। जबकि रॉजर फेडर और राफेल नडाल ने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं। और आपको बता दूं इसी के साथ नोवाक जोकोविच ये पिछले 52 सालों में 2 बार सभी ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब हर ग्रैंड स्लैम को इन्होंने 2 बार तो जीत ही रखा है। ऐसा करने वाले पिछले 52 सालों में ये पहले खिलाड़ी बन गए। बाकी राफेल नडाल ये स्पेन के प्लेयर हैं, इन्हें ही किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। अभी इटालियन ओपन 2021 में मेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने, जिसमें महिलाओं में पोलैंड की इगा स्विटेक ने इटालियन ओपन का खिताब जीता था, वुमेन सिंगल टाइटल। राफेल नडाल ने 12वीं बार बार्सिलोना ओपन टाइटल भी जीता और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान इन्हें मिला था। अलेक्जेंडर ज्वेरेव की बात करेंगे, जर्मनी के प्लेयर हैं, अभी मैड्रिड ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने।
और रॉजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं, स्विस प्लेयर हैं, इन्हीं के नाम पे स्विट्जरलैंड में सिक्का चलता है, इनका सिक्का छपाता है इनके नाम का। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत पे ये किस वर्ष तक आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का आधिकारिक भागीदार ऑफिशियल पार्टनर बन गया? तो आंसर होगा 2023 तक। अच्छा आप मुझे बताइए आईपीएल 2021 जो अब बाकी मैचेस हैं, आपको पता है यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे। मैं पूछ रहा हूं आईपीएल 2021 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? वीवो है। जबकि आईपीएल 2020 का कौन था टाइटल स्पॉन्सर? ड्रीम 11 था। बाकी भारत पे की सीईओ कौन है? अश्नीर ग्रोवर है। फिर बताइए हाल ही में किसने क्रिकुरु नाम से क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट को शुरू किया? तो आंसर होगा वीरेंद्र सहवाग ने। तो अभी भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज हैं ये वीरेंद्र सहवाग, और इन्होंने ही देश के युवाओं को ऑनलाइन क्रिकेट कोचिंग देने के लिए क्रिकुरु नाम से एक वेबसाइट और एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसे उन्होंने भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ के साथ मिलकर के तैयार किया है, और इसमें आपको एबी डिविलियर्स, ब्रायन लारा, क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, हरभजन सिंह और जॉन डी रॉड्स जैसे महान क्रिकेटर सिखाएंगे। और याद रखना ये देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सक्षम कोचिंग वेबसाइट है, जिसका उद्देश्य है युवा खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत लर्निंग अनुभव प्रदान करना। सचिन तेंदुलकर अभी पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रविंद्र जडेजा भी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है आसिक्स, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। रोहित शर्मा एक स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है ओकले, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। फिर बताइए अभी किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा केरल ने। तो केरल सरकार ने राज्य के शिक्षितों को रोजगार देने और ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए इस नॉलेज इकोनॉमी मिशन को शुरू किया है, और इस मिशन के लिए आवंटित फंड को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया। वैसे आपको याद होगा अभी केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए कौन? पिनाराई विजयन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं ये। अभी वैसे केरल ने वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम भी शुरू किया था। अभी लेटेस्ट आपको याद होगा स्मार्ट किचन योजना इसने शुरू की है। अच्छा केरल का क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं? एक तो कथकली है और एक मोहिनी अट्टम है। यहीं पे आपको साइलेंट वैली भी मिलेगा केरल में ही। उसके अलावा लिटरेसी के मामले में बात कर ली जाए या सेक्स रेशो लिंगानुपात के मामले में नंबर 1 है आपका केरल। पेरियार एलिफेंट रिजर्व आपको केरल में ही मिलेगा। और अभी जो लेटेस्ट नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था उसमें केरल ही तो था। और अभी वर्ल्ड वाइड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्यों की सूची आई थी उसमें भारत 117 नंबर पे था, और उसमें टॉप पे स्वीडन था। बाकी राजस्थान अभी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को इसने शुरू किया। राजस्थान में चिरंजीवी योजना भी चलती है, सभी को स्वास्थ्य बीमा देने की योजना है ये। घर घर औषधि योजना भी यहीं पे शुरू हुई है। अभी आपको याद होगा कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू हुई थी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और उड़ान योजना भी शुरू हुई है पंजाब में। अच्छा पंजाब का 23वां जिला अभी कौन सा बनाया नया? मलेरकोटला। अच्छा बताइए अभी किस राज्य ने कोविड-19 टीकों की खुराक लेने के लिए गुलाबी बूथ शुरू किए हैं? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं को कोरोना वायरस के टीके की एक खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष गुलाबी बूथ शुरू करने का निर्णय लिया। और देखो गुलाबी से आपको लिंक करके कुछ याद आना चाहिए। अभी पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे ने महिलाओं को बेहतर सुरक्षा और मदद देने के लिए पिंक कलर के पिंक कोचेज शुरू किए थे। किसने? नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन ने। अभी उत्तर प्रदेश ने ही कुछ समय पहले पिंक एसी बसेस को भी शुरू किया था सीसीटीवी कैमरे के साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उसी तरह से कर्नाटक ने पिंक सारथी नाम से वाहन भी लॉन्च किए थे महिला यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए। वैसे पिंक सिटी किसको कहते हैं? राजस्थान की कैपिटल जयपुर को, जिसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। और अभी जो लोनार लेक है, लोनार जो झील है, वो पिंक कलर में तब्दील हो गई थी। ये है कहां पर? वैसे महाराष्ट्र में है। वैसे अभी उत्तर प्रदेश की कैपिटल आपको मिलेगी लखनऊ में, जो कि निर्वाचन क्षेत्र है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। अभी केरल ने स्मार्ट किचन योजना को शुरू किया था। मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना को शुरू किया था, और कर्नाटक ने आकांक्षा पोर्टल शुरू किए थे, ये याद रखना। बताइए अभी किस यूनियन टेरिटरी ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीकाकरण करने के उद्देश्य से जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नाम से एक अभियान शुरू किया। मतलब जिन लोगों की उम्र 45 वर्ष से ज्यादा है
तो उन्हें वहीं पे वैक्सीनेशन लगाया जाएगा जहां पे उन्होंने वोट दिए थे। चलिए बताइए, पहला प्लाज्मा बैंक ये कहां पे खोला गया था? दिल्ली में। और मुझे आप बताओ, अभी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल ये कहां पे शुरू हुई थी? हरियाणा के करनाल में। बाकी अंकुर योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है। चिरंजीवी योजना ये राजस्थान ने शुरू की है। घर घर औषधि योजना भी राजस्थान की है। महतारी दुलार योजना ये छत्तीसगढ़ की है। मिशन हौसला योजना ये उत्तराखंड पुलिस ने शुरू की है, तो ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। एक्चुअली में अभी हरियाणा सरकार ने 4 महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू किया है। चारों में आपको बताता हूं और समझाता हूं क्या है। एक तो ये हो गई प्राण वायु देवता पेंशन योजना। इसमें क्या होगा कि जिन वृक्षों की उम्र 75 ईयर से ज्यादा की हो चुकी है, तो उनके रख रखाव के लिए, उनकी देखभाल के लिए 2500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। उसके अलावा दूसरी है करनाल के ऑक्सीवन। इसमें करनाल में जो मुगल नहर है उसके आसपास की जो वन विभाग की जमीन है ना, उस पर फॉरेस्ट यानी कि जंगल बनाया जाएगा। तीसरी है पंचकुला में ऑक्सीवन। यहाँ पे पंचकुला में फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। चौथी है हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण। तो मतलब हरियाणा के जो गांव है वहां पे पंचवटी नाम से पौधारोपण किया जाएगा। तो यह है 4 योजनाएं जो अभी हरियाणा ने शुरू की है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। आपको याद है इस साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण होगा, नवंबर में, वो हरियाणा के पंचकुला में होगा। और इस साल जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण होगा वो कर्नाटक में होगा। चलिए बताइए, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो करनाल में है। हरियाणा में आपको दमदमा झील भी मिलेगी। यहाँ पे आपको कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। देखो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा बताइए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ये किसे रोकने के लिए एंटी हेल गन्स स्थापित करने जा रही है? तो आंसर होगा ओलावृष्टि को। तो अभी हिमाचल प्रदेश के राज्य बागवानी मंत्रालय ने घोषणा की है कि सरकार ओलावृष्टि के कारण फसलों को होने वाले नुकसान का सामना करने वाले बागबानों की मदद के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एंटी हेल गन के उपयोग का परीक्षण करेगी। एंटी हेल गन ये एक मशीन है जो बादलों में ओलों के विकास को बाधित करने के लिए शॉक वेव्स उत्पन्न करती है। देखो इसकी 2 कैपिटल है। शिमला इसकी समर कैपिटल है, धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। फिर बताइए, अभी किसने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। तो पहले तो आप ये याद रखना कि ये जो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान है किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर के इसको शुरू किया है। तो इस अभियान में होगा क्या? तो जिन मरीजों को हल्के कोरोना के लक्षण हैं उनकी घर पर ही देखरेख की जाएगी, यही इसका उद्देश्य है। और नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों में इसको शुरू किया है। और ये जो 112 जिले हैं ये 26 राज्यों में हैं। यहाँ पे आकांक्षी जिलों का मतलब हो गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि भारत के सबसे कमजोर या फिर कहें कि सबसे पिछड़े जिले जो हैं उनमें इसको स्टार्ट किया है। देखो नीति आयोग में नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो अभी नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ हैं अमिताभ कांत। अभी नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था, उसमें टॉप पे रहा था केरल और लास्ट में था बिहार। बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो इस योजना में क्या होगा, जो भी कृषि उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उन्हें बिजली के बिल में 1000 रुपए का अनुदान मिलेगा। या आप यूं बोल सकते हो एक साल में 12,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। पर याद रखना, मान लो अगर किसी का बिजली का बिल 1000 रुपए से कम है तो जो बची हुई राशि हो गई ना वो उसके अकाउंट में डाल दी जाएगी। जैसे कि मान लो 700 रुपए का बिल आया और सरकार को 1000 रुपए का अनुदान देना है, तो 300 रुपए जो बच गए ना वो 300 रुपए उसके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे ताकि बिजली बचत को बढ़ावा मिल सके। इसमें 1450 करोड़ रुपए राशि आवंटित की जाएगी। अच्छा बताइए, देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में शुरू हुआ? राजस्थान में। कुसुम योजना के अंतर्गत ये शुरू हुआ था। राजस्थान के जो जयपुर है राजधानी, उसके कोटपुतली तहसील में ये स्थापित किया गया था। बाकी जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका राजस्थान है। देखो राजस्थान में आपको 2 रामसर साइट मिल जाएंगी, एक तो सांभर झील है और एक केवलादेव नेशनल पार्क है। बाकी हरियाणा ने भी प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया। दिल्ली ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान को शुरू किया था और छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना को शुरू किया था। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है जिसे पिंक सिटी बोलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया जा चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस हैं।
अच्छा बताइए, अभी किस बैंक ने कवच पर्सनल लोन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा एसबीआई ने। तो अभी एसबीआई ने लोगों को कोविड के इलाज में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े उसके लिए ये कवच पर्सनल लोन योजना को शुरू किया है, जिसमें कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाएगा। और कोविड के इलाज के लिए इसमें कितने का 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। केवल 8.5% की ब्याज देना होगा। कितने महीनों के लिए? 60 महीनों तक के लिए। और इसमें 3 महीनों की मोहलत भी शामिल है। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में मदद करना। अभी डीबीएस बैंक आपको पता है, वैसे तो ये सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी फोर्ब्स ने भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक की 2021 की जो सूची जारी की थी उसमें डीबीएस बैंक इंडिया टॉप पर रहा था। बंधन बैंक के एमडी सीईओ अभी सीएस घोष को पुनः बनाया गया है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था ये। बताइए, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने लाभार्थियों को सीधे धन हस्तांतरित करने के लिए डीबीटी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने राज्य की विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे पैसा ट्रांसफर करने के लिए ये डीबीटी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। डीबीटी का मतलब हो गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और इस प्लेटफॉर्म में राज्य की 120 योजनाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि पिछले 2 सालों में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। अभी आपको याद होगा कर्नाटक की सरकार ने आकांक्षा पोर्टल को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो अभी झारखंड सरकार ने अमृत वाहिनी और चैटबॉट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। बिहार ने हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। हिट मतलब हो गया होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। मणिपुर ने मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और एम पेंशन एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था मणिपुर ने। उसके अलावा सीबीएसई ने भी दोस्त फॉर लाइफ नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इंटरपोल ने अभी आईडी आर्ट और आई फैमिलिया नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। अभी पीयूष गोयल जो हमारे रेल मंत्री हैं, उन्होंने ई संता एप्लीकेशन और वेब पोर्टल को लॉन्च किया था। तो ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रणजीत सिंह डिसाले को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। तो अभी रणजीत सिंह डिसाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनका नाम तो आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, क्योंकि कई बार इनके नाम को हमने रिवाइज कर लिया है। क्यों, क्या नाम खास बात है इनके नाम में? 2020 का गोल्डन टीचर अवार्ड जीता था और यह अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। तो एक्चुअली में अभी वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल कोच पहल को शुरू किया है, जो टीचर्स होते हैं ना उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। और इसमें 12 सलाहकार हैं और उन 12 में से एक हैं हमारे रणजीत सिंह डिसाले। और 2020 का ग्लोबल टीचर अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय भी हैं, ये भी याद रखना। इन्होंने ही एनसीईआरटी के अंदर क्यूआर कोड को स्टार्ट किया था। क्यूआर मतलब क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स इसकी फुल फॉर्म होती है। और रणजीत सिंह डिसाले ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से हैं। बाकी डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। ये कहाँ से हैं? केन्या से हैं। और प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक बने। बाकी जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने। और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वियना ऑस्ट्रिया में। देखो, वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और 1944 में स्थापना हुई। अच्छा, वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमेक नदी के किनारे। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, तो ये ध्यान रखना। बताइए, किसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा अब्दुल्ला शाहिद को। और ये कौन है? याद रखना, मालदीव के विदेश मंत्री हैं ये अब्दुल्ला शाहिद। तो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र यानी कि 76th सेशन के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? ये टर्की के वोल्कन बोजकिर का स्थान लेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वें सत्र के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष थे। आपको याद होगा, जो भारत है ये 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बना है 2 सालों के लिए। अच्छा, चलिए कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। वैसे हम इस प्रश्न को आगे पढ़ने वाले हैं कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो भारत है अभी कितनी अवधि के लिए
भारत को चुना गया है, भारत इसमें शामिल हुआ है, कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 के लिए या 5 के लिए? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ना, इसे ही याद रखना विश्व का लघु संसद भी कहते हैं। स्थापना 1945 में होती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और वैसे न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो हडसन नदी के किनारे। और अब इसके प्रेसिडेंट होंगे अब्दुल्ला शाहिद। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? ध्यान से सुनना, पहली महिला अध्यक्ष बोला जा रहा है। तो आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। ये जो विजय लक्ष्मी पंडित थी ना, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। याद रखना, अभी मालदीव में भारत का जो पहला वाणिज्यिक दूतावास है, ये मालदीव के किस शहर में खोला गया है? तो अड्डू शहर में। कहां पे? अड्डू शहर में खोला गया है। बाकी रणजीत सिंह डिसाले वैसे तो 2020 में ग्लोबल टीचर पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय थे, लेकिन अभी विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार ये बन गए हैं। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने, ये केन्या से हैं। और अरुण कुमार मिश्रा अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन बन गए। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही तबाही वाला है, इसको याद रख लेना। बताइए, हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हितेंद्र दवे को। HSBC का मतलब क्या होता है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। और अभी इसने हितेंद्र दवे को HSBC इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया। ये सुरेंद्र रोशा का स्थान लेंगे। देखो, HSBC का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लंदन UK में। इसके CEO नोएल क्विन है। बाकी विश्ववीर आहूजा RBL बैंक के अभी फिर से MD CEO बन गए। कुलदीप सिंह, ये वैसे तो CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं, लेकिन अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल इनको बनाया गया। अतिरिक्त प्रभार मिल गया, एडिशनल चार्जेस। जगजीत पवाड़िया की बात करेंगे तो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के ये अध्यक्ष बने। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। फिर अच्छा क्वेश्चन है ये भी, चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अनूप चंद्र को। तो उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं ये अनूप चंद्र पांडे, और इन्हीं को चुनाव आयुक्त के रूप में अभी नियुक्त किया गया। अच्छा, वैसे हमारे अभी नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, क्या नाम है उनका? सुशील चंद्रा उनका नाम है। और कौन से नंबर के हैं ये भी याद रखो, 24वें नंबर के हैं। और ये हैं अनूप चंद्रा। देखो, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसमें एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि हैं सुशील चंद्रा 24वें नंबर के, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त। तो एक तो ये बन गए अनूप चंद्र, और एक ऑलरेडी पहले से हैं, उनका नाम है राजीव कुमार। अच्छा, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, बता दो इस बार की थीम क्या है? नेशनल वोटर्स डे की 2021 की थीम क्या है? याद होनी चाहिए आपको, मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, यानी कि मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। अच्छा, चलिए बताइए, हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? तो आंसर होगा सुकुमार सेन। अब हो सकता है आपके माइंड में प्रश्न आए, क्या कभी कोई महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर रही है? तो एकमात्र महिला है। अब एकमात्र महिला है तो वो नाम तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो तो आपको याद होनी चाहिए। क्या याद है क्या? तो याद रखना, नहीं याद तो एकमात्र महिला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही, मुख्य चुनाव आयुक्त रही, उनका नाम है श्रीमती रमा देवी। अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिविजिल मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। मतलब अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। सिविजिल मोबाइल एप्लीकेशन नाम था। बाकी देखो, सुबोध कुमार जायसवाल ये CBI के प्रमुख बन गए। कुलदीप सिंह CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं, अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एडिशनल चार्जेस मिल गया। और जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीजें, अब तो आपको याद हो गई होगी। याद होगी है तो बताओ, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? बताओ। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में बंधन बैंक के CMD के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा CS घोष को। पूरा नाम है चंद्रशेखर घोष। बाकी विश्ववीर आहूजा ये RBL बैंक के अभी फिर से MD CEO बने थे। BVR सुब्रमण्यम ये वाणिज्य सचिव कमर्शियल सेक्रेटरी बन गए। और वैशाली हिवासे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है।
बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कोलकाता में। अच्छा बताइए, हाल ही में एलआईसी के अध्यक्ष का कार्यकाल अभी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। नाम क्या है उनका? एमआर कुमार इनका नाम है। तो एलआईसी के चेयरमैन है ये एमआर कुमार, और अभी इनका जो कार्यकाल है वो मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। बाकी अजय त्यागी ये सेबी के हेड है। सेबी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में, और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? वो लखनऊ में मिलेगा, और अभी उसके नए अध्यक्ष भी बन गए थे। कौन? एस रमन। बाकी टीवी नरेंद्रन ये भी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हैं, और इन्होंने किनका स्थान लिया? उदय कोटेक का स्थान लिया। बाकी उदय शंकर ये फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन में शेफ दे कैबिनेट के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा के नागराज नायडू को। तो के नागराज नायडू ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि हैं, और अभी आपको याद भी होगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन के नए अध्यक्ष बने थे। कौन? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं, और अभी उन्होंने ही के नागराज नायडू को अपना शेफ दे कैबिनेट नियुक्त किया है। शेफ दे कैबिनेट एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो शीर्ष अधिकारी के सहायक या निजी सचिव के रूप में काम करता है। बाकी अनूप चंद्र ये भारत के अभी नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर बने थे, और अभी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुशील चंद्र। और बाकी हितेंद्र दवे की बात करेंगे, एचएसबीसी इंडिया के नए सीईओ बने। अरुण कुमार मिश्रा ये राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष बने। चलो आप लोग मुझे बताइए, अभी जो भारत है ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में शामिल हो गया कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए, 2022 से लेकर 2024 तक के लिए। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इसमें टोटल सदस्य हैं 54। अच्छा बताइए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को किस देश के स्थान पे चुना गया था? इंडोनेशिया के स्थान पे। और इस तरह से 8वीं बार भारत को चुना गया 2 सालों के लिए। संयुक्त राष्ट्र में मैं आपको बता चुका हूँ 6 अंग होते हैं, 6 बॉडी होती है, और इन 6 अंगों में से 5 का हेडक्वार्टर तो आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा, और एक बॉडी है इंटरनेशनल कोर्ट जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क के बाहर मिलेगा। कहाँ पे? हैग, नीदरलैंड में। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं, पुर्तगाल से हैं, और इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज है 193, और सबसे नया मेंबर कौन सा बना था? साउथ सुडान। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा उखना खुरेलसुख। मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं ये उखना खुरेलसुख, जो अभी देश के 6ठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बन गए हैं। बाकी इसाक हरजोग ये इजराइल के प्रेसिडेंट बने। मार्था कूम ये केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी, और गुइलेर्मो लासो इक्वेडोर के नए प्रेसिडेंट बने। देखो, मंगोलिया की कैपिटल उलन बातोर है, करेंसी मंगोलियाई टोग्रोग। अच्छा, अभी आरबीआई के किस डेप्यूटी गवर्नर का कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ा दिया? तो आंसर होगा महेश कुमार जैन। अब ये 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे। देखो, 4 डेप्यूटी गवर्नर मिलेंगे आपको आरबीआई में। एक तो ये महेश कुमार जैन हो गए, एक माइकल देवव्रत पात्रा है, एक ये टी रविशंकर अभी नए बने थे, बीपी कानूनगो की जगह आए थे, और एक एम राजेश्वर राव है। आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, और स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास है, और कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के। अच्छा, फिर बताइए, माई लैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा अक्षय कुमार को। तो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, जिसने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और ये वही माई लैब है जो हमने पढ़ा था कि पुणे स्थित माई लैब ने देश की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट को लॉन्च किया था, कोविशेल्फ नाम से, जिससे आप घर बैठे ही कोरोना की जांच कर सकते हैं। अभी अक्षय कुमार वैसे पगार बुक के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी विश्वनाथ आनंद ये हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले इनको ही मिला था 1991-92 में। अभी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया एनवायरनमेंट के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के बने, और सोनू सूद एसर इंडिया के बने थे। अभी पंजाब सरकार ने इन्हें पंजाब में लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और चुनाव आयोग ने भी सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन बनाया था। फिर बताइए, अभी हाल ही में तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा हुसैन अल मुसल्लम को। तो अभी हुसैन अल मुसल्लम
इन्हें अभी अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ यानी कि फीना मतलब इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। ये कुवैत से है। और इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन यानी कि फीना का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसेन स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी है। बाकी नरेंद्र बत्रा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के दोबारा से अध्यक्ष चुना गया इनको। हेमंत बिस्वा शर्मा यह भी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, जिनको अभी 2021 से लेकर 2025 तक के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य चुना गया है। बाकी मेघा राजगोपालन भारतीय मूल की पत्रकार हैं, जिन्होंने 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में। फिर बताइए फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा डेबी हैविट। तो अभी इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने डेबी हैविट को 158 साल पहले गठित इस खेल की राष्ट्रीय संस्था की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना है। याद रखना, ये पहली महिला प्रमुख होंगी, यहाँ की डेबी हैविट इनका नाम है। ये ग्रेग क्लार्क का स्थान लेंगी। बाकी सूरज सिंह माथुर ये स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे, इनका भी निधन हो गया। मार्था कूम ये केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। और डॉक्टर पैट्रिक अमोथ केन्या के ये भी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने। ये तो केन्या से ये दो नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अभी आपके लिए। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 आया है, जिसे अभी हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया। और ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में किस राज्य ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। तो इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया पंजाब ने, सेकंड नंबर पर रहा चंडीगढ़, थर्ड नंबर पर रहा तमिलनाडु। अभी आपको याद होगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया था, जिसमें भारत 117वें नंबर पे था, 117, और टॉप पे स्वीडन था। और नीति आयोग ने जो सतत विकास लक्ष्यों का जो सूचकांक जारी किया था, उसमें टॉप पे केरल था और लास्ट में बिहार था। और पंजाब का भी 23वां जिला कौन सा बन गया? मलेरकोटला। मलेरकोटला। बताइए, हाल ही में जारी यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल की भारत खुदरा रैंकिंग में टॉप पे कौन रहा? वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट जो भारत में ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट है उसका मालिक है। और 2020 के लिए यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल की भारत खुदरा रैंकिंग में ये टॉप पे रहा। सेकंड पे अमेजन है। अच्छा, अमेजन के भी नए CEO कौन बन गए थे? NDJC। वॉलमार्ट की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1962 में हुई, USA में इसका हेडक्वार्टर है और इसके CEO डॉग मैकमिलन है। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा रिया चक्रवर्ती। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों से 40 से कम उम्र की महिलाओं को शामिल किया जाता है। और इस बार टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में रिया चक्रवर्ती पहले स्थान पे है। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जो टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन 2020 की सूची आई थी, उसमें सुशांत सिंह राजपूत टॉप पे थे। अब आप सोच रहे होंगे सुशांत सिंह राजपूत तो चलो ठीक है टॉप पे बनता भी है, ये रिया चक्रवर्ती कैसे टॉप पे आ गई? तो लास्ट ईयर आप लोगों को याद होगा ये काफी चर्चा में रही थी, उसी कारण से। अब बताइए, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? मध्य प्रदेश टॉप पे रहा है। और इस इंडेक्स को जारी करता है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। और अभी इसमें टॉप पे रहा है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे उड़ीसा है और तीसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखो मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, आपको याद होगा अफ्रीकन चीते हम लेकर के आएंगे भारत में, वो इसी नेशनल पार्क में लाए जाएंगे, कूनो नेशनल पार्क में। तो एग्जाम में पूछा जाए कूनो नेशनल पार्क कहां पर है, तो मध्य प्रदेश आंसर कर देना। अच्छा, कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य क्या है? 2022। और अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 94 नंबर पे था 107 देशों में से। और इस हंगर इंडेक्स को जारी कौन करता है? वेल्ट हंगर हिल्फे संस्था, जो कि जर्मनी की है। बढ़ते आगे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पे कौन सा शहर रहा है? तो आंसर होगा ऑकलैंड। तो इस इंडेक्स में बताया गया है कि जो रहने योग्य जो शहर हैं उसमें टॉप पे कौन सा शहर है। और इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, और इसे जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। तो इसमें पहले स्थान पे ऑकलैंड है, जो कि न्यूजीलैंड का शहर है, और ये दुनिया में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर है इस इंडेक्स के अनुसार। सेकंड नंबर पे जापान का ओसाका है। और सबसे खराब यानी कि सबसे लास्ट में कौन है?
तो 140वें नंबर पे है दमिश्क, जो कि है सीरिया का शहर। अच्छा, भारत में भी जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आया था, यानी कि भारत में रहने योग्य सबसे अच्छा स्थान, जिसे जारी किया था आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने, उसमें अगर बात करें अपन तो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले में बेंगलुरु टॉप पे रहा था और 10 लाख से कम आबादी वालों में शिमला टॉप पे रहा था। देखो, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। और जेसिंडा अर्डन से आपको याद होगा, अभी फॉर्च्यून की वर्ल्ड टॉप 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स 2021 की सूची आई थी, उसमें ये टॉप पे रही थी। फिर बताइए, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप पे कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। तो ये जो अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21 आई है, इसमें याद रखना टॉप 200 में 3 भारतीय यूनिवर्सिटी हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईटी बॉम्बे 177 नंबर पे है, आईआईटी दिल्ली 185 नंबर पे है और आईआईएससी बेंगलुरु 186 नंबर पे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, ये जो आईआईएससी बेंगलुरु है, ये रिसर्च के मामले में पूरे वर्ल्ड में टॉप पे रहा है और ये पहली बार है जब किसी इंडियन इंस्टीट्यूट ने रिसर्च या फिर किसी भी अन्य पैरामीटर में टॉप किया हो, तो ये भी आप ध्यान रखना। और वैसे इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पे कौन है? तो एमआईटी है, मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए में है। सेकंड पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और इससे पहले आपको याद होगा, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 आई थी, उसमें चाइना का सिंधुआ यूनिवर्सिटी था और भारत में आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पे था, जो उस लिस्ट में 37 नंबर पे था। और उससे पहले सेंट्रल फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 आई थी, उसमें टॉप पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी था। भारत में आईआईएम अहमदाबाद टॉप पे था, जो उस लिस्ट में 415वें नंबर पे था। चलो, एक प्रश्न का आप मुझे जवाब दे दो, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी, उसे किस समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था? तो आंसर होगा कस्तूरी रंगन समिति। और दूसरा प्रश्न का जवाब दो, पहला राज्य कौन सा बन गया, यही बता दो, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला? तो आंसर क्या होगा आपका? हिमाचल प्रदेश, ये याद रखना। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा, यानी कि ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में? तो आंसर होगा 55वें स्थान पे। तो भारतीय संपत्ति बाजार नाइट फ्रैंक के वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2021 के पहले तिमाही में भारत 55वें स्थान पे रहा है। इसमें भारत 2020 में 43 नंबर पे था और अभी 55 नंबर पे है। इसका मतलब ये हुआ कि 2020 की तुलना में भारत में घरों की कीमतों में 1.6% की कमी आई है, नाइट फ्रैंक के अनुसार। और इस इंडेक्स में टोटल 56 देश शामिल है, जिसमें से भारत 55 पे है। तो भारत से नीचे बस एक ही देश है, कौन सा? स्पेन। और टॉप पे है टर्की, ये लगातार 5वें साल इस इंडेक्स में टॉप पे रहा है। अभी आपको याद होगा, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 आया था, उसमें मध्य प्रदेश टॉप पे था। और अभी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आया था, उसमें टॉप पे था पंजाब। बाकी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 जो आया था, यानी कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसको वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, इसमें भारत 87 नंबर पे था, टॉप पे स्वीडन था। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, उसमें भारत 142 नंबर पे रहा, टॉप पे नॉर्वे था। और इसी तरह से एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी आया था, जिसमें 139 नंबर पे था भारत, टॉप पे फिनलैंड था, इसको यूनाइटेड नेशन जारी करता है। और अभी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था, उसमें भारत 86 नंबर पे था और टॉप पे 2 देश थे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क, तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा बताइए, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी भारत श्रेणी में विश्व सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा डीबीएस बैंक। मतलब भारत में जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल बैंक है ना, उनमें टॉप पे है डीबीएस बैंक, लगातार दूसरे साल इसमें टॉप पे है। जबकि दूसरे स्थान पे केरल में स्थित सीएसबी बैंक रहा, तीसरे नंबर पे आईसीआईसीआई, चौथे नंबर पे एचडीएफसी और 5वें पे कोटक महिंद्रा बैंक, छठे पे रहा एक्सिस बैंक और 7वें पे जाके है एसबीआई। इस लिस्ट को जारी करता है फोर्ब्स। बाकी देखो, डीबीएस बैंक से कुछ पॉइंट आपको याद दिला दूं कि अभी डीबीएस बैंक इंडिया को हाल ही में एशिया मनी के द्वारा इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 पुरस्कार दिया था। उसके अलावा लगातार 12वें साल न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस ने 2020 के लिए भी डीबीएस को सेफिएस्ट बैंक इन एशिया का पुरस्कार दिया था। और ग्लोबल फाइनेंस की तरफ से इसे 2020 के लिए तीसरी बार लगातार बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड का पुरस्कार भी दिया गया था।
जबकि 2019 में फाइनेंशियल पब्लिकेशन यूरो मनी की ओर से इसे वर्ल्ड बेस्ट बैंक का पुरस्कार मिला था। बताइए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बिटकॉइन निवेश में लाभ प्राप्त करने में टॉप पे कौन सा देश है? तो आंसर होगा यूएसए। तो मैनहट्टन न्यूयॉर्क में स्थित एक ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी है चैनलिसिस, और जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में व्यापारियों को 2020 में बिटकॉइन निवेश में 4.1 अरब डॉलर का प्रॉफिट हुआ है, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद चाइना के व्यापारी 1.1 अरब डॉलर के लाभ के साथ दूसरे स्थान पर है। मतलब पहले स्थान पे यूएसए, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे पे जापान। भारत इसमें 18वें स्थान पे है। और बिटकॉइन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैं आपको कई बार बता चुका हूं। चलो एक प्रश्न का जवाब दे दो, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल करेंसी अभी घोषित कर दिया? बताओ। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी AISHE 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में छात्रों के नामांकन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो आंसर होगा 11.4%। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 की रिपोर्ट को जारी किया, और उसमें कहा कि पिछले 5 सालों में यानी कि 2015-16 से लेके 2019-20 तक हायर एजुकेशन में सभी छात्रों का सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो वो 11.4% बढ़ा है। जबकि केवल महिलाओं की बात करेंगे तो उनका नामांकन जो है वो 18.2% बढ़ा है। और छात्र और शिक्षक अनुपात कितना है? मतलब एक शिक्षक पे कितने छात्र हैं? तो वो रेशो है 26:1। 26:1 का रेशो है, एक शिक्षक पे 26 छात्र। और इसमें बताया गया क्या कि पीएचडी की संख्या में भी 60% की वृद्धि हुई है, जबकि बीटेक और एमटेक कार्यक्रमों में काफी गिरावट देखी गई है। अच्छा, अभी आपको याद होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लेकर के आई है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस समिति की सिफारिश पे? कस्तूरी रंगन समिति। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। अच्छा बताइए, हाल ही में कॉर्सेरा की वैश्विक कौशल रिपोर्ट ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पे? 67 नंबर पे है। इसमें टॉप पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे लग्जमबर्ग, तीसरे पे ऑस्ट्रिया। भारत 67 नंबर पे। बाकी अभी घरेलू मूल्य सूचकांक ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें भारत 55 नंबर पे है, टॉप पे टर्की है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था जिसमें भारत और टॉप पे नॉर्वे था। जबकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 139 नंबर पे है, टॉप पे फिनलैंड है। कुछ और इंडेक्सेस आपको याद दिलाऊं तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें भारत 87 नंबर पे था, टॉप पे स्वीडन था। उसको हिंदी में बोलेंगे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। बाकी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जिसमें भारत 86 नंबर पे है, टॉप पे न्यूजीलैंड है और डेनमार्क है। बाकी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 आया, उसमें टॉप पे मध्य प्रदेश है। और अभी नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया उसमें टॉप पे केरल रहा, और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप पे पंजाब रहा था। तो ये सारे याद रखना, ये भी करंट अफेयर्स में बने हुए थे, इनको याद रखना। आप पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 जून को। तो महासागरों के महत्व और इसमें बढ़ रहे प्रदूषण और उसके खतरों और समुद्र के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन हर साल 8 जून को ये वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में मनाता है। और इसकी थीम थी द ओशियंस लाइफ एंड लाइवलीहुड। वैसे 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया जाता है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपको लिंक करा के याद कराता हूं। ये हमने पढ़ा वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस इसको बोलते हैं, 8 जून को ये मनाया जाता है। इसके अलावा आप पढ़ोगे एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है, हिंदी में बोलेंगे तो विश्व समुद्री दिवस। बताओ वो कब होता है? और डेली अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो वहां पे ये चीज मैं आपको पॉइंट करके बताता हूं कई बार। रिवीजन वाले वीडियो की यही खास बात है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको एक न एक दिन तो वो याद ही हो जाते हैं। तो याद रखना, वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। जो हमने 2020 में तो 24 सितंबर को मनाया था, और अब 2021 में हम मनाएंगे 30 सितंबर को। जबकि एक नेशनल मैरीटाइम डे भी होता है।
राष्ट्रीय समुद्री दिवस वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बताइए विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 9 जून को। तो व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए हर साल 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा बताइए, अभी बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 जून को। तो बच्चों को श्रम के लिए बढ़ावा देने और काम पर रखने जैसी सामाजिक बुराई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया जाता है। इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। वैसे इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 1919 में। और इसे नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं गर रैडर। अच्छा चलिए बताइए, बंधुआ मजदूरी को संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रतिबंधित किया गया, तो आंसर होगा आर्टिकल 23। तो बंधुआ मजदूरी और मानव अंगों की तस्करी को भी इसी के तहत प्रतिबंधित किया गया है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 13 जून को। इसकी थीम क्या थी? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। तो ये दिन जो है एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता से पीड़ित लोगों के मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। याद रखना कब? 13 जून को। और इसकी थीम याद रखना स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। थीम आप सबकी याद रखा करो। और हाँ, अगर डेज आपको याद नहीं होते हैं, सुनना ध्यान से, अगर डेज आपको याद नहीं होते हैं क्योंकि थीम इनकी पूछी जाती है, डेज वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो एक तो हमारी रिवीजन वाली जो क्लास है वो अटेंड करना स्टार्ट कर दें। अगर नहीं करते हो तो डेली के डेली 10 डेज को हम रिवाइज करते हैं। और कई बार आपके डेज रिपीट होंगे, ये मत सोचना एक बार क्लास अटेंड करोगे तो याद हो जाएगा। हम उन डेज को कई बार रिपीट करेंगे तो आपको वो याद हो ही जाएंगे। एक ही एक चीज को बार बार रिपीट करोगे तो वो झक मार के याद हो जानी है। और आपके पास पढ़ाई का इतना बोझ होते हैं, इतने सब्जेक्ट होते हैं कि आप एक पॉइंट को ज्यादा बार रिपीट नहीं कर पाते हो। इसीलिए ये रिवीजन वाली क्लास आपके लिए स्टार्ट करी है। आप उसको देखोगे तो 10 बार क्वेश्चन वो आपके सामने से रिपीट होगा तो आपको याद ही हो जाएगा। और हाँ, अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को अपडेट करके रख लेना। अभी यही याद आ गया तो बता दूं, अपडेट कर लेना तो आपकी जितनी भी क्विज वगैरह छूट रही है वो सारी अपडेट होना स्टार्ट हो गई है। और सारी नई क्विजेज अब आपको मिलने वाली है, वहाँ पे टॉपिक वाइज वगैरह सब नया मटेरियल मिलेगा। क्योंकि अभी तक मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उसे डेली अपडेट करूं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन डालने में बहुत समय लग जाता है। मान के चलें 2-3 घंटे लग जाते हैं डेली उसको अपडेट करने में। और कोई पर्सन नहीं मिल रहा था मुझे उस पर काम करने के लिए, लेकिन अभी मिल गए हैं। तो अब आपको सारा नया कंटेंट वहाँ पे रिपीट होगा। तो प्ले स्टोर में जाकर के अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना। फिर से याद दिला रहा हूँ, डेज वाली क्विज वगैरह सब मिल जाएगी आपको वहाँ पे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी होगी, तो आंसर होगा केवड़िया। और ये केवड़िया किस राज्य में है? गुजरात में है। वही गुजरात जहां पे वित्त वर्ष 2020-21 में सबसे ज्यादा एफडीआई आया। और सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आया? सिंगापुर से आया। तो अब देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी मतलब यहाँ पे 100% बैटरी से चलने वाली व्हीकल का यूज होगा। कहाँ पे? केवड़िया में। केवड़िया से आपको क्या याद आता है, क्या लिंक कर पा रहे हो? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू है, वो यहीं पर है स्थापित। और किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे। जिसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे लंबी मूर्ति है तो ऊंचाई याद होनी चाहिए आपको, 182 मीटर है। इसका उद्घाटन किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को। और आपको याद होगा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था उन्हें। 31 अक्टूबर को क्या होता है? इनका जन्मदिन होता है सरदार पटेल जी का, जिस दिन हम नेशनल यूनिटी डे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और एग्जाम में इसके वास्तुकार का नाम भी पूछ लिया जा चुका है, तो नाम याद रखना, क्या नाम है? राम सुतार है। वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से 2-3 प्रश्न आपको हमेशा याद होने चाहिए जो एग्जाम में अक्सर रिपीट होते ही रहते हैं। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कराची अधिवेशन 1931 में। ये वही अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि याद रखना बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा दी गई थी। तो ये तो हो गया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। आपको याद होगा नवंबर 2020 की बात है, स्टेच्यू ऑफ पीस का भी उद्घाटन किया था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे? राजस्थान के पाली में, जिसकी ऊंचाई है 151 इंच यानी कि 12.6 फुट इसकी ऊंचाई है, जो कि श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी की स्टैचू है। और ये अष्ट धातुओं से यानी कि 8 तरह के मेटल से बनी है। तो याद रखना, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये कौन सी होगी? केवड़िया, जो कि गुजरात में है। अच्छा, सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी गुजरात ही है। और पूरे विश्व में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा, कोस्टल जो बाउंड्री है वो किस देश की है, तो कनाडा आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में वेयान गांव, ये सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया। ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में है? ये आता है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोर जिले में है ये वेयान गांव। और ये अभी अपनी 100% वयस्क जनसंख्या का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अभी पहला कोरोना मुक्त यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था, तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। देखो, जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है। जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है, श्रीनगर इसकी समर कैपिटल है। वर्तमान में इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। देखो, यहाँ पे आपको एक तो दाचिगम नेशनल पार्क मिलेगा, जो हंगुल के लिए फेमस है। ये हिरण की तरह ही होता है। यहाँ पे आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिल जाएगा। वैसे सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। यहीं पे आपको भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील मिलेगी, उसका नाम है वुलर लेक। किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहाँ पे है। दचिगम नेशनल पार्क यहाँ पर है। और अभी जम्मू कश्मीर के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था? एक तो कश्मीरी केसर को और एक गुच्छी मशरूम को। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, बताइए, दुनिया की सबसे लंबी केबल फर्मीना जिसका नाम है, इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो आंसर होगा गूगल के द्वारा। तो अभी गूगल ने घोषणा की है कि वो फर्मीना नाम से एक समुद्री केबल का निर्माण कर रहा है, जो अमेरिका, ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को जोड़ेगी। और ये केबल जो दुनिया की सबसे लंबी केबल होगी, इसका उद्देश्य क्या है? इन क्षेत्रों के बीच में इंटरनेट कनेक्शन की क्षमता को बढ़ाना। और ये जो केबल है, ये अमेरिका के पूर्वी तट से अर्जेंटीना तक चलेगी और साउथ अमेरिका में यूजर्स के लिए गूगल की सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेगी। इसी तरह से आपको याद होगा, रिलायंस जियो ये भारत को जोड़ने वाली सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण करेगी। इसमें 2 साइबर केबल सिस्टम होंगी। पहली होंगी इंडिया एशिया एक्सप्रेस, जो भारत को सिंगापुर से जोड़ेगी, मतलब सिंगापुर तक जाएगी ये केबल। और दूसरी होगी इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, जो भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ेगी। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, तो नरेंद्र सिंह कृपाणी को कहते हैं। जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। बाकी गूगल की स्थापना 1998 में होती है। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। फाउंडर लेरी पेज और सर्जे बिन है। और इसके वर्तमान में सीईओ सुंदर पिचई हैं। इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है और उसके भी सीईओ सुंदर पिचई हैं। फिर बताइए, कौन सा देश अपना पहला स्टील्थ नौसैनिक पोत बना रहा है? तो आंसर होगा रशिया। तो रशिया अपना पहला नौसैनिक जहाज बना रहा है, जो पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्निक से लेस होगा। तो स्टेल्थ टेक्निक से इस पोत का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, मतलब ये रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। इस जहाज को अगले साल यानी कि 2022 तक नौसेना को दे दिया जाने की उम्मीद है। अच्छा, बताइए, भारत के पहले विध्वंसक जहाज डेस्ट्रॉयर का नाम क्या है? आईएनएस राजपूत, जिसे अभी डीकमीशन कर दिया गया। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। करेंसी है रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए कितनी अवधि के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा 2022 से लेके 2024 तक के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसकी स्थापना होती है 1945 में और जिसके टोटल मेंबर कितने हैं? 54 है, 54 है। जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। और इसमें जो मेंबर का कार्यकाल होता है ना, वो 3 सालों का होता है। तो अब भारत भी इसमें शामिल हो चुका है और भारत का कार्यकाल रहेगा 2022, 2023 और 2024 का। अच्छा, बाकी अगर यूनाइटेड नेशन की हम लोग बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। इसी कारण से हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज है 193 और 193rd कौन सी है?
तो साउथ सूडान है। वैसे यूनाइटेड नेशन की कितनी बॉडीज है, कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। कौन कौन से, एक बार मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो एक तो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, वैसे वर्तमान में ये काम नहीं कर रहा है। एक है इंटरनेशनल कोर्ट, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हैग नीदरलैंड में है। एक सचिवालय हो गया, जिसके अध्यक्ष महासचिव ही होते हैं, जो कौन है, एंटोनियो गुतेरेस है, यानी कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। एक महासभा हो गई, यानी कि जनरल असेंबली, जिसमें 193 मेंबर होते हैं, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और याद रखना, इसी को विश्व की लघु संसद कहते हैं। और एक हो गई जो हमने पढ़ा, आर्थिक व सामाजिक परिषद, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसमें 54 मेंबर होते हैं, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और अभी भारत इसमें शामिल हो गया है 2022 से लेकर 2024 तक के लिए। और एक इसका 6वां अंग कौन सा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल, जिसमें 15 देश मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। और याद रखना, भारत अभी इसका अस्थायी मेंबर है। और देखो, सबका हेडक्वार्टर याद रखने की आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के जो 6 बॉडी हैं, 6 पार्ट हैं, 6 अंग है ना, उनका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। केवल एक ही ऐसा अंग है जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में नहीं मिलेगा, और वो कौन सा है, इंटरनेशनल कोर्ट, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको हैग नीदरलैंड में। तो ये आपको याद रखना है। तो याद होगा, हमने एक प्रश्न पढ़ा था, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष किसे चुना गया 76th सेशन के लिए, तो आंसर होगा अब्दुल्ला शाहिद को। और ये कौन है, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने स्थान लिया वोल्किन बोजकिर का। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी अफ्रीकी संघ ने सैन्य तख्तापलट के बाद किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया, तो आंसर होगा माली। तो अभी हाल ही में हुए सैन्य तख्तापलट के जवाब में अफ्रीकी यूनियन ने माली की सदस्यता को निलंबित कर दिया है, और अफ्रीकी संघ ने माली में एक नागरिक नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार के लिए दबाव डाला है। एक्चुअली में माली की सेना ने अपने अंतरिम राष्ट्रपति बाह नदाव और वहां के प्रधानमंत्री मोख्तर ओउने को गिरफ्तार कर लिया और उन पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला है। और इसी में एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा कि इसी कारण से भी फ्रांस ने भी माली के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास रोक रखा है। माली की कैपिटल बमाको है, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। बताइए, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, योग्यता प्रमाण पत्र की नई वैधता क्या है, तो आंसर होगा अब ये आजीवन हो गया है। तो अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने अभी घोषणा की है शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाण पत्र वैधता अवधि को वर्तमान में 7 साल से बढ़ाकर आजीवन किया जाएगा। अच्छा, अभी शिक्षा मंत्रालय ने युवा प्रधानमंत्री योजना को भी शुरू किया था युवा लेखकों के लिए। यहाँ पे युवा का मतलब होता है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। और ये जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, अभी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और अभी नवंबर की बात है, इन्हें वायतन लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया गया था भारत में साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। और अभी जनवरी की बात है, कनाडा का जो साहित्यिक गौरव सम्मान है वो भी इनको मिला था। अच्छा बताइए, हाल ही में भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज जिसका नाम है INS संध्याक, ये कहां से सेवा मुक्त यानी कि डीकमीशन किया गया, तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। तो भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है ये INS संध्याक, जिसको भी विशाखापत्तनम से डीकमीशन कर दिया गया। इसे 1981 में सेना में शामिल किया गया था। तो अब आप देख लो, 40 सालों के बाद ये रिटायर्ड हो गया, इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था, मतलब प्रायद्वीपीय भारत में स्थित जो जल है उसका सर्वेक्षण करने का इसका काम था। अभी आपको याद भी होगा, ICGS सजग जो कि एक अपतटीय गश्ती पोत ऑफशोर पेट्रोल वेसल था, उसे सेना में शामिल किया गया था। उसे गोवा शिपयार्ड ने बनाया था। अभी हमने पढ़ा था नौसेना का पहला डेस्ट्रॉयर विध्वंसक था INS राजपूत, राज करेगा राजपूत, उसे भी अभी डीकमीशन कर दिया गया। और आयरिस खर्ग के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये एक युद्धपोत था, किस देश का, ईरान का, जो आग लगने के कारण अभी ओमान की खाड़ी में डूब गया था, है ना, ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, CBSE ने पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो अभी CBSE ने 2021-22 के सेशन में क्लास 6 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए कोडिंग और कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक के लिए डेटा साइंस को एक नए सब्जेक्ट के रूप में शुरू करने के लिए अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। CBSE से आपको क्या याद आता है, अभी छात्रों का तनाव दूर करने के लिए उन्हें
परामर्श देने के लिए दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन को भी इसने लॉन्च किया था। और इसी तरह से आपको याद होगा, पिछले साल की बात है, सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं कक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सब्जेक्ट के रूप में जोड़ने के लिए आईबीएम के साथ समझौता किया था। और सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मनोज आहूजा हैं। और माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूएसए में है। फाउंडर इसके बिल गेट्स और पॉल एलन है और सीईओ सत्या नडेला है। बाकी टीसीएस के सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथन है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और अगर आपको याद हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत की टॉप 3 आईटी कंपनीज कौन सी है, तो पहला स्थान टीसीएस का ही आता है। सेकंड नंबर पे इन्फोसिस आती है जिसके सीईओ सलिल पारिक है। और तीसरे नंबर पे आती है विप्रो जिसके सीईओ थियरी डेलापोर्ट है। और इन्फोसिस और विप्रो दोनों का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ये भी ध्यान रखो। फिर बताइए, अभी रायमोना ये किस राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बन गया? तो आंसर होगा असम का। तो पश्चिमी असम के कोकराझार जिले के जो रायमोना पार्क है, अभी उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल चुका है। तो इस तरह से अब असम का ये 6वां नेशनल पार्क बन गया है। बाकी 5 इसके पास ऑलरेडी नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, और ये दोनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। उसके अलावा नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, और अब 6ठा बन गया रायमोना नेशनल पार्क। और ये जो रायमोना नेशनल पार्क है ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, जिसको द प्राइड ऑफ बोडोलैंड भी कहते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। वैसे अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि असम का अभी 7वां नेशनल पार्क भी बन गया है। कौन सा बन गया? तो कमेंट बॉक्स में अभी फटाफट से टाइप करके बताओ। देखो 2-3 पॉइंट आपको और बताऊंगा। याद रखना, भारत का पहला या सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में आपको मिलेगा, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछा जाएगा क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से, तो हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख में आपको मिलेगा। ये हाई एल्टीट्यूड वाला नेशनल पार्क भी है, यानी कि ऊंचाई पे। और सबसे छोटा नेशनल पार्क बोलेंगे तो साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान निकोबार में है। और अगर पूछा जाए कि अक्सर किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। असम की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री है कौन? नए बन गए हिमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा, असम की एक धाविका भी है जिन्हें डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। चलो क्या नाम है उनका बताइए। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, आपके लिए आसान हो जाएगा। हिमा दास या दूती चंद, कौन है वो? फिर बताइए, अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस को प्राप्त किया है? तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही हम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। और इसने सतत लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल गोल्स के हिस्से के रूप में वित्त वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस को प्राप्त कर लिया है। एक्चुअली में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने में ये सक्षम रहा है, जो एक महीने के लिए लगभग 9,000 घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। और इतनी ऊर्जा इसने बचाई कैसे? तो इसने जगह जगह सोलर प्लांट लगाए, खाली एरिया में, अपनी छतों में। इस तरह से जहाँ खाली जगह थी वहाँ पे विंड पावर लगा दी है, सोलर पावर लगा दिए। तो इस तरह से। वैसे अभी इसने भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल खोलने की भी घोषणा की थी और वॉइस ऑफ कस्टमर का अवार्ड भी इसे मिला था। बाकी पुदुचेरी एयरपोर्ट की बात करेंगे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बना। वैसे कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में आपको मिलेगा, कोरोना टेस्ट की सुविधा देने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है ये। फिर बताइए, कौन सा देश औपचारिक रूप से ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो गया? तो आंसर होगा रशिया। ओपन स्काई ट्रीटी, तो इस पे कब हस्ताक्षर हुए थे? 1992 में। कहां पे? हेलसिंकी फिनलैंड में। और ये वैसे प्रभाव में आया था सन 2000 में। कितने देशों ने इस पे साइन किए थे? 34 देशों ने। इसका मतलब क्या होता है? तो जो भी देश इसमें साइन करेगा उस देश में गैर हथियार वाले विमान निगरानी के रूप में उड़ सकेंगे। याद रखना, गैर हथियार वाले, बिना हथियार वाले। और वैसे आपको याद होगा सन 2020 में यूएसए इससे बाहर हो गया और अब रशिया के जो प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने औपचारिक रूप से ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने के कानून पर हस्ताक्षर कर दिए फाइनली। क्या इंडिया इस ट्रीटी में शामिल है? नहीं भैया। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन।
मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। याद रखना, एरिया वाइज सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका रशिया ही है। ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है। अच्छा बताइए, इन दोनों महाद्वीप को कौन अलग करता है? यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करती है एशिया और यूरोप महाद्वीप को। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए अभी किस नाम से एक डेटाबेस जारी किया? तो आंसर होगा आई फैमिलिया। तो अभी इंटरपोल ने पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में उदासीन मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। तो ये पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता लोगों की पहचान करता है। ये वैश्विक डेटाबेस है और ये पुलिस को सदस्य देशों में मामलों को सुलझाने में मदद करेगा। अभी आपको याद होगा इंटरपोल से कि इसने आईडी आर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान के लिए। तो ये भी ध्यान रखना। इंटरपोल मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग और इसका आदर्श वाक्य है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। अच्छा बताइए, भारत और किस देश के बीच में इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा थाईलैंड। तो याद रखना, इंडो थाई कॉर्पेट एक्सरसाइज ये इसका 31वां संस्करण था। यहाँ पे कॉर्पेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन पेट्रोल। तो ये 9 जून 2021 को शुरू हुआ था और ये 3 दिनों तक चला। और कहाँ पे हुआ? अंडमान सागर में हुआ था। ये एक नौसैनिक अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है और इसमें भारत का अपतटीय गश्ती पोत है आईएनएस सरयू, इसने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। बाकी थाईलैंड के साथ एक और एक्सरसाइज हम करते हैं, मैत्री एक्सरसाइज, वो भी ध्यान रखना। देखो कुछ और एक्सरसाइजेज मैं आपको बताता हूं, वो आप ध्यान रखना। जैसे कि भारत और यूएसए के साथ 2021 में हमने 2 एक्सरसाइज की है। कौन कौन सी? वज्र प्रहार की है जो हिमाचल प्रदेश के बकलो में की है, और युद्ध अभ्यास नाम की एक्सरसाइज की है जो राजस्थान के बीकानेर में की है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में अभी एक एक्सरसाइज हुई थी, डस्ट लिक सेकंड, कहाँ पे? उत्तराखंड के रानीखेत में। अभी भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर नाम की एक्सरसाइज भी हुई थी बिश्केक में। वैसे फ्रांस के साथ भी एक एक्सरसाइज हमने की है, वरुण नाम की, अरब सागर में। एक एक्सरसाइज की थी डेजर्ट नाइट 21, फ्रांस के साथ ही जोधपुर में की थी। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि मालाबार एक्सरसाइज ये किन देशों के बीच में होती है? भारत, जापान और अमेरिका, और पहली बार अभी ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया था हमने। बाकी सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज हम नेपाल के साथ करते हैं। अजय वॉरियर नाम की एक्सरसाइज हम इंग्लैंड के साथ करते हैं। और मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ में। जबकि शक्ति नाम की एक्सरसाइज तो हम फ्रांस के साथ करते हैं। और अगर पूछा जाए गरुड़ शक्ति किसके साथ करते हैं? तो इंडोनेशिया के साथ में करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। वैसे थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी बाहत है। बताइए, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा जाएगा? तो आंसर होगा नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो महाराष्ट्र ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के नाम पर रखा है। तो मुंबई में जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के नाम पर रखा जाएगा। इसी तरह से आपको याद होगा राज्य सरकार पहले ही मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का नाम बाल ठाकरे के नाम पर रख चुकी है। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में जो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर है उसका नाम भी बाल ठाकरे के नाम पे रखा था। और औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम किनके नाम पे रखा गया? छत्रपति संभाजी महाराज। बताइए, स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? सूरज सिंह माथुर। तो ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे ये सूरज सिंह माथुर, जिनका भी निधन हो गया। अच्छा, एक आप नाम याद रखना, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, कौन? पद्मावती, जिनका भी निधन हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने मेडल जीता था, ब्रोंज मेडल। फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा यानी कि लीगल करेंसी घोषित कर दिया? तो आंसर होगा अल सल्वाडोर। तो इस तरह से अल सल्वाडोर ये विश्व का पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित कर दिया। वैसे अल सल्वाडोर में कौन सी करेंसी चलती है? तो यूएस डॉलर चलती है। अल सल्वाडोर की कैपिटल सैन सल्वाडोर है, प्रेसिडेंट है नायब बुकेले। और आपको याद होगा मार्च में हम लोगों ने पढ़ा था मलेरिया मुक्त होने वाला मध्य अमेरिका का पहला
और संपूर्ण अमेरिका का तीसरा देश बना था एल सल्वाडोर। बिटकॉइन तो ये क्रिप्टो करेंसी है, ऑनलाइन करेंसी आप इसे बोल दीजिए या फिर वर्चुअल करेंसी, क्योंकि इसे आप हाथ में नहीं ले सकते ना, डिजिटल चलती है ये। और अगर बताइए, पूछा जाए आपसे कि बिटकॉइन का जनक किसे कहा जाता है, तो सातोशी नाकामोतो को कहा जाता है। ये जापान के हैं, 2009 में इन्होंने बनाया था इसे। ये विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी है। और अभी फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी का नाम बदल दिया, पहले लिब्रा था, बाद में क्या रख दिया, डायम नाम रख दिया। चलिए बताइए अभी किस देश ने क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगा दी है। एक तो टर्की ने लगा दी थी, फिर चाइना ने भी लगा दी है। और आपको याद होगा जो यूके है, ये बिटकॉइन नाम से अपनी डिजिटल करेंसी बनाने की संभावना तलाश रहा है। क्रिप्टो करेंसी से इतने पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी देहिंग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, तो आंसर होगा असम का। तो असम ने अभी अपने देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राज्य का 7वां नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। और याद रखना, इसे पूर्व का अमेजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन मिलते हैं। चलो फिर आप मुझे बताओ, अमेजन वर्षा वन ये कहाँ पे? ये ब्राजील में है, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। तो याद रखना, अब असम के पास टोटल 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क के मामले में असम अब कौन से स्थान पे आ गया, तो तीसरे नंबर पे आ गया। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, 11 नेशनल पार्क हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार में, वहां पे 9 नेशनल पार्क हैं। और अब असम में 7 नेशनल पार्क हो गए, और इस तरह से ये तीसरे स्थान पे आ गया। अच्छा, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है एरिया वाइज, हेमिस नेशनल पार्क है, जो आपको मिलेगा लद्दाख में। और एरिया वाइज सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। अच्छा, 7 नेशनल पार्क कौन से हैं, एक बार फिर से रिवाइज करिए। एक तो यहाँ मिलेगा आपको काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। एक मानस नेशनल पार्क मिलेगा, और याद रखना ये दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। बाकी नामेरी नेशनल पार्क मिलेगा, औरंग नेशनल पार्क मिलेगा, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये तो 5 हो गए। अभी नया 6ठा नेशनल पार्क बना था। चलिए ये प्रश्न आप ही के लिए बनता है, 6ठा नेशनल पार्क अभी कौन सा बना था असम में, बताइए हाल ही में किस देश ने कोरोना में देखभाल के लिए ग्रेस नाम से एक रोबोट तैयार किया, तो आंसर होगा हांगकांग ने। तो हांगकांग की एक कंपनी है हैंसेन कंपनी, और उसने अभी कोरोना में देखभाल के लिए एक रोबोट बनाया है, और इसका नाम रखा है ग्रेस। ये एक महिला नर्स है। तो ये क्या करेगी, तो ये कोविड-19 के जो मरीज आइसोलेटेड हैं उनकी देखभाल करने का काम करेगी। और ये जो रोबोट है ये इंग्लिश और चाइनीज दोनों लैंग्वेज में बात कर सकेगी। अच्छा, हैंसेन से एक बायोलॉजी का प्रश्न आपसे पूछता हूँ। एक हैंसेन रोग होता है, और हैंसेन रोग बताइए किसे कहा जाता है? कुष्ठ रोग को, लेप्रोसी को कहा जाता है, जो कि बैक्टीरिया से होता है। चलो बताओ, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा को, एसिड रेन को। और रोबोट की बात है तो आपको याद होगा व्योमित्र के बारे में। ये महिला की तरह दिखने वाला हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट था, जिसे इसरो ने गगनयान मिशन पर काम करने के लिए बनाया था। और अभी आपको याद होगा सऊदी अरब ये सोफिया रोबोट को अपने देश की नागरिकता देने वाला पहला देश बना था, और इस सोफिया रोबोट को भी इसी हैंसेन कंपनी ने ही बनाया था, है ना? तो ध्यान रखना ये भी। फिर बताइए अभी 11 जून 2021 को शुरू हुआ G7 समिट, इसकी थीम क्या रही? तो आंसर होगा बिल्ड बैक बेटर। तो ये G7 संगठन जिसकी स्थापना होती है 1975 में, और अभी ये इसका 47वां समिट हुआ था, कहाँ पे? इंग्लैंड में, जो कि 11 से लेके 13 जून 2021 तक चला था। और इसकी थीम रही थी क्या? बिल्ड बैक बेटर। और इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने वर्चुअल रूप से पार्टिसिपेट किया और वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया। अच्छा, G7 में कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं? तो इसको याद कैसे रखोगे? जूस पीना है। क्या पीना है आपको? आपको अपना माइंड शार्प करना है, तो क्या पिया करो? जूस पिया करो। लेकिन किसके साथ जूस पिया करो? गर्लफ्रेंड के साथ, GF के साथ। तो ऐसे आप इसको याद रख पाओगे। देखो, J से मतलब हो गया जापान, U मतलब USA हो गया, I मतलब इटली हो गया, C से कनाडा हो गया, E से इंग्लैंड यानी कि UK, G से हो गया जर्मनी, और F से हो गया फ्रांस। तो ये इसके मेंबर कंट्रीज है। अच्छा, आपको याद होगा 2020 में G20 समिट की अध्यक्षता किसने की थी? किसके पास थी G20 की अध्यक्षता? सऊदी अरब के पास है। और 2021 में इसकी अध्यक्षता इटली के पास है।
और 2022 में इंडोनेशिया के पास होगी और 2023 में जाकर के भारत को मिलेगी G20 की अध्यक्षता। वैसे भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और आसियान की अध्यक्षता 2021 में किसके पास है? ब्रुनेई के पास में है। जबकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कर रहा है ताजिकिस्तान।